साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि संडे को हमारा सुपर लाइव रहता है। अधिक संख्या में आप लोग हमसे जुड़ते हैं और लोन डिफ़ॉल्टर के हक और अधिकारों की बातों को हम बड़ी तवज्जो के साथ आपके सामने रखते हैं। यह जो परंपरा है वह चलती रहे, किंतु आज भारत पाकिस्तान का मैच, जी हाँ, वह मैच जहां हर व्यक्ति जो क्रिकेट को नहीं समझता है वह भी टकटकी लगाए क्रिकेट को देखने के लिए, भारत पाकिस्तान के मैच को देखने के लिए बना रहता है टीवी पर। इस स्थिति में हम भलीभांति जानते हैं कि आज का लाइव हमारा सफल नहीं हो पाएगा और आप तक हमारी बात नहीं पहुंच पाएगी। कई साथियों ने इस बात को हमें आज व्हाट्सएप पर भी लिख दिया कि सर आज का लाइव रहेगा या नहीं रहेगा। तो मैंने कहा था बिल्कुल रहेगा, लेकिन मैं जानता हूं कि वह संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जब भारत की बैटिंग आएगी तब आप किस रूप से अपने आप को उस पलों को देखना भूलना पसंद करेंगे। इसीलिए आज यह वीडियो प्रीमियम लाइव के रूप में आपके साथ प्रीमियर के रूप में मौजूद है। साथियों, आज हम उस महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करना चाह रहे थे जो हमने आज के संडे के लिए डिसाइड किया था। लोन डिफ़ॉल्ट, झूठे केस, कानून का दुरुपयोग कर रही एनबीएफसी कंपनियों का खुला पोस्टमार्टम, कैसे बचे बीएनएस 316, 318 फौजदारी कार्रवाई से। साथियों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की तारीख में जो एनबीएफसी कंपनियां हैं, येन केन प्रकारेण अपनी राशि को वसूल करने के सारे प्रयास कर रही है। इन प्रयासों के अंदर सेक्शन 25 भी है, 138 एनआई एक्ट भी है, आर्बिट्रेशन की कार्रवाई भी है और रिकवरी कॉल्स और रिकवरी विजिट भी है। लेकिन इन तमाम चीज़ों से अलग जाते हुए आज कुछ कंपनियां कानून की धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाते हुए आज जहां व्यक्ति नहीं रहता है वहां पर, या वो जहां रहता है वहां से 1000 किलोमीटर दूर क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करते हैं। और जब ये क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करते हैं ना, तब आपको ये एक नोटिस देते हैं और उस नोटिस के बाद ये क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करते हैं। आपके पास भी इस तरह के नोटिस आए होंगे जिसमें स्पेशली ये लिखा होगा कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 316 और 318 के अंतर्गत हम आप पर कार्रवाई करेंगे। कई लोगों को इसके समन्स भी मिल चुके हैं, पेशी तारीखें भी आ चुकी है। तो आज हमने ज़रूरी समझा, क्योंकि किसी भी यूट्यूब पर जो लोन डिफ़ॉल्ट से जुड़ा है वहाँ बीएनएस 316 और 318 के मैटर में इतनी विस्तृत जानकारी नहीं है जितनी कि आपको होनी चाहिए। वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन आज भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 और 318 के मैटर में किस तरीके से हम अपना बचाव करें, किस तरीके से इन झूठी कार्रवाइयों से बचें। जी हाँ, बिल्कुल मैं कहूँगा ये झूठी कार्रवाइयाँ, कारण कि 316, 318 के अंदर जो उपबंध किए गए हैं वो उपबंध आप लोगों पर लागू ही नहीं होते। इसके बावजूद आपको आपसे 1000 किलोमीटर दूर के कोर्ट के समन आ रहे हैं और नोटिसेज आ रहे हैं। तो आज आप ये समझ जाएंगे कि जब आपको क्रिमिनल कंप्लेंट का कोई भी नोटिस आता है तो आपको क्या जवाब देना है और कैसे अपना बचाव करना है। सबसे पहले तो कहूँगा कि ये एनबीएफसी कंपनियां जितनी भी है ना, धड़ल्ले से कानून का दुरुपयोग कर रही है। सेक्शन 25 का केस हम मानते हैं कि आपका बैंक अकाउंट जहाँ पे आप शो करते हो वहाँ पर आप केस फाइल कर सकते हो, ये बताते हुए कि हमारा मामला जो है वो यहाँ बाउंस हुआ। लेकिन 316, 318 कलकत्ता में कैसे हो गया? जो लोग गुजरात में रहते हैं, जो लोग राजस्थान में रहते हैं, उनका दिल्ली में कैसे हो गया? क्योंकि जहां यदि कोई घटना हुई है ना, तो
तो यदि कोई क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल होनी चाहिए तो वहीं होनी चाहिए। लेकिन ये क्षेत्राधिकार के नाम पर खेल रहे हैं। खेल कैसे रहे उसकी पूरी बात बताऊंगा। मान लीजिए कि सेक्शन 25 में, सेक्शन 138 एनआई एक्ट में आपने बता दिया कि हमारा इस जगह पर चेक बाउंस हुआ, इस जगह पर ईसीएस बाउंस हुआ, लेकिन 316 318 के मैटर में किस तरह उस व्यक्ति ने, गुजरात में रहने वाले, राजस्थान में रहने वाले व्यक्ति ने दिल्ली और कलकत्ता का जुडिक्शन बनाया गया। विचारणीय है। धाराएं जो है 316 318 अगर देखा जाए ना तो इसमें पुलिस थाने के अंदर सीधी एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन चूंकि एनबीएफसी कंपनियां ये बात बखूबी जानती है कि पुलिस थाने के अंदर उनकी कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं होगी, एफआईआर दर्ज नहीं होगी, क्योंकि लोन डिफॉल्ट होना एक सिविल डिफॉल्ट है, न कि एक क्रिमिनल इंसिडेंट। यानी कि कोई आपराधिक कृत्य नहीं है कि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्ट का शिकार हुआ है, इसका मतलब ये कतई नहीं है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उस व्यक्ति ने कोई अपराध कारित कर दिया। एक्चुअली आप लोगों को जब भी 316 318 के नोटिस आते हैं, कोर्ट का समन आता है, आप घबरा जाते हैं। करना क्या है आपको, बचाव क्या है? आज मैं 3 मुद्दों पे बात कर रहा हूं। पहला मुद्दा बीएनएस की धारा 316 318 पर। दूसरा मुद्दा, क्या हमें सेटलमेंट के लिए लेटर लिखना चाहिए कंपनी को? और एक तीसरा मुद्दा कि क्या आर्बिट्रेशन से आपकी सैलरी अटैच होगी? क्योंकि एक व्यक्ति ने हमको पूछा कि सर आर्बिट्रेशन अवार्ड पास हुए बिना मेरे अकाउंट को लीन कर दिया, क्या ये लीगल है? आज इन तीनों मुद्दों पर बात करेंगे और इस सुपर प्रीमियर लाइव के अंदर मैं यकीन मानूंगा कि आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। तो साथियों, सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 316 जो है वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी कि आपराधिक न्यास भंग है। वहीं पर जो 318 सबसेक्शन 4 की बात करते हैं वह चीटिंग यानी कि धोखाधड़ी से है। और इन चीजों के अंदर बेईमानी का आशय होना चाहिए। शब्दों को समझने की पूरी कोशिश करना। यदि आपके कोई भी क्रिमिनल कंप्लेंट का नोटिस आता है तो आप उसका रिप्लाई कैसे दें, ये हमने मेंबरशिप चैनल पर ऑलरेडी बता रखा है। लेकिन आज खुले प्लेटफॉर्म पर भी बता रहा हूं कि जब भी कोई कंपनी आपको 316 या 318 का नोटिस दे तो सबसे पहले जिस एडवोकेट ने नोटिस दिया है वो और जो कंपनी है उसको, दोनों को 2 में नंबर 1 पे एडवोकेट्स को रखे, नंबर 2 में अपना नाम लिखे, कंपनी का नाम लिखे, कंपनी का एड्रेस लिखे, फ्रॉम में आपका नाम, पिताजी का नाम, पूरा एड्रेस लिखे और सब्जेक्ट में आपके द्वारा भेजे गए नोटिस रेफरेंस नंबर या वो जो भी प्रपोजल नंबर रखते हैं, डेट, उसका सब्जेक्ट लिख दीजिए। जो उन्होंने लिखा है क्रिमिनल कंप्लेंट का पूरा लिख दीजिए के संदर्भ में मेरा जवाब, मैं आपत्ति लिखिए। फिर लिखिए, महोदय निवेदन इस प्रकार है कि आपने गलत तथ्यों पर, मिथ्या तथ्यों पर आधारित मुझे नोटिस दिया है। मेरे द्वारा ऑलरेडी दिनांक, तारीख लिख दीजिए, इस तारीख को कंपनी को प्रायर नोटिस दे दिया गया है। कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस और कॉर्पोरेट ऑफिस को वह नोटिस प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन कंपनी ने उन नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। ऐसी स्थिति में जब मेरे नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तो मेरे विरुद्ध किस प्रकार से यह कार्रवाई हो सकती है? नंबर 1 मुद्दे की बात लिखिए। दूसरा पॉइंट डालिए कि जो भी वित्तीय संव्यवहार हुआ है वह मेरे गृह जिले क्षेत्र में हुआ है। ऐसी स्थिति में आप 1000 किलोमीटर दूर या अत्यधिक दूरी पर
किस तरीके से मुझे क्रिमिनल कंप्लेंट का केस फाइल कर सकते हैं। आप द्वारा जो नोटिस दिया गया है वह ईमेल पे, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज के रूप में दिया गया है। यदि आप कोई क्रिमिनल कंप्लेंट का केस फाइल करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको मुझे जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट लेटर भेजना कंपलसरी है। अगला टॉपिक यह कि मेरे द्वारा ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया गया है जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 316, 318 के अंतर्गत अपराध हो। किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते मैं लोन नहीं भर पा रहा हूं, यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है कि मेरे विरुद्ध कोई क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज हो। अगले टॉपिक में लिखिएगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी अपने लैंडमार्क जजमेंट सतीश चंद्र रतनलाल शाह वर्सेस द स्टेट ऑफ गुजरात, आप केवल ये 2 टाइटल लिख दीजिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी अपने लैंडमार्क जजमेंट सतीश चंद्र रतनलाल शाह वर्सेस द स्टेट ऑफ गुजरात और दीपक गावा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में भी इस चीज को क्लियर कर दिया गया है कि लोन का डिफॉल्ट होना कोई आपराधिक कृत्य नहीं है जिसके लिए कोई आपराधिक कार्रवाई की जाए। अगला पॉइंट यह कि किन्हीं विषम परिस्थितियों में यदि मैं लोन डिफॉल्ट हुआ हूं, इन स्थिति में क्रिमिनल कंप्लेंट मेरे खिलाफ दर्ज नहीं कराई जा सकती है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नज़ीर के आधार पर। आप द्वारा कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। मेरे प्रायर नोटिस का जवाब आप द्वारा नहीं दिया गया है और मेरा प्रायर नोटिस दिए जाने पर आपने यदि इस प्रकार का कोई भी क्रिमिनल कंप्लेंट किसी भी कोर्ट में फाइल करते हैं तो वह नहीं चल पाएगी, नहीं दर्ज हो पाएगी। यहां तक एक बात कहूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी इन बातों को कहा हुआ है कि जब कोई मामला सिविल नेचर का है तो उस सिविल नेचर में आप आपराधिक मुकदमा कैसे दर्ज करवा सकते हो। यदि कंपनी ने आपके खिलाफ सेक्शन 25 और 138 या आर्बिट्रेशन की कार्रवाई की है तो इस चीज को भी आप खुला लिख सकते हो। आपकी कंपनी द्वारा मेरे विरुद्ध सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट, आर्बिट्रेशन की कार्रवाई की है, जो भी की है उन नोटिसों का मैं जवाब दे चुका हूं। ऐसी स्थिति में आप मेरे विरुद्ध 316, 318 भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के अंतर्गत कोई क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज नहीं कर सकते हैं। यह कि मेरी विधिक प्रतिरक्षा को सुरक्षित रखते हुए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कानून का दुरुपयोग करते हुए मिथ्या आधारों पर, अनर्गल आधारों पर कोई कानूनी कार्रवाई संस्थित नहीं करे, अन्यथा मेरे द्वारा अपनी प्रतिरक्षा की जाएगी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त लिखे जजमेंट की अनुपालना में, उनके सम्मान में आप अपने नोटिस को पुनः लेवे और इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई न करें। यदि आप द्वारा इस प्रकार की कोई कार्रवाई की जाती है तो मेरे द्वारा अपनी प्रतिरक्षा की जाएगी और आपका परिवाद दर्ज नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में चाहे मुझे रिवीजन फाइल करनी पड़े, मुझे हाई कोर्ट मूव करना पड़े, आप भली भांति जानते हैं कि इस प्रकार का केस आप मेरे ऊपर नहीं फाइल कर सकते हो। साथियों, ये नोटिस का जवाब है, बाकी टेक्निकल जवाब है, मेंबरशिप पे है, आप देखना चाहे तो। साथियों, यहाँ पर एक बात कह दूंगा, अगर आपने ऐसा जवाब दे दिया ना, कंपनी आपके खिलाफ 316, 318 का केस फाइल नहीं करेगी। कारण क्योंकि जिन कोर्टों में उन्होंने 316, 318 में कार्रवाई की है ना, वहां उन्होंने ढेरों केस फाइल कर रखे हैं। अब वहां कोई ऐसा व्यक्ति जाता है जो ये बताता है कि साहब मैंने इनके नोटिस का जवाब दे दिया था, साहब ये सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क जजमेंट है, मैंने ये लैंडमार्क जजमेंट बता दिए थे, साहब इन्होंने मेरे खिलाफ सेक्शन 25 की कार्रवाई की थी, इन्होंने मेरे खिलाफ 138 की कार्रवाई की, इन्होंने मेरे खिलाफ आर्बिट्रेशन की कार्रवाई की और मैं सभी चीज़ों का जवाब इनको दे चुका हूँ। ये कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं और कानून का दुरुपयोग करते हुए माननीय न्यायालय को मिथ्या तथ्यों से अवगत करा रहे हैं। और ऐसी कंडीशन में आपको जो हरेसमेंट हुआ है ना,
आपकी कॉल रिकॉर्डिंग, आपको जो रिकवरी एजेंट के डरावने मैसेज आते हैं वो, फर्जी पुलिस के मैसेज, फर्जी वकील के मैसेज, फर्जी नोटिसेज, लिंक के जरिए जो नोटिस आए, ये तमाम नोटिस आपके बचाव के आधार होंगे और केस खारिज होगा। मैं आपको बताऊं कि कोई भी केस दर्ज करने से पहले माननीय न्यायालय, क्योंकि नए कानून में प्रावधान किया गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के अंतर्गत आपको बिना सुनवाई का अवसर दिए आपके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा। आपको कहीं नहीं जाना है, कहीं कलकत्ता नहीं जाना, कहीं दिल्ली नहीं जाना, कहीं हैदराबाद नहीं जाना है। आप उस एरिया के किसी भी एडवोकेट को अपनी तमाम चीज़ें बेच सकते हैं, अपना वकालतनामा बेच सकते हैं और आप एपियर हो सकते हैं और कॉग्निजेंस का विरोध कर सकते हैं। मान लेते हैं 1% यदि कॉग्निजेंस ले लिया कोर्ट ने, केस दर्ज कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कोई आपको सजा हो जाएगी। आप उस चीज को रिवीजन फाइल कर सकते हैं वहां की सेशन कोर्ट के अंदर। सेशन कोर्ट जैसे ही इन दो जजमेंट को देखेगी आपको डायरेक्टली रिलीफ देगी। अगर वहां आपकी रिवीजन एक्सेप्ट नहीं होती है, हाई कोर्ट में डालिए, और हाई कोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट के इन जजमेंट को देखता है ना, और साथ ही आपके प्रायर नोटिस, उसकी डाक रसीद, उसकी डिलीवरी रिपोर्ट, सेक्शन 25, सेक्शन 138 एनआई एक्ट, आर्बिट्रेशन के जवाब, इसीलिए कहता हूं ये सारी कार्रवाइयां पहले करके रख लीजिए। उनकी कॉपी, उनकी डाक रसीद, उनकी डिलीवरी रिपोर्ट। कोई भी एनबीएफसी कंपनी है ना, अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी और केस यूं उड़ेगा, क्योंकि पुलिस थाने में जाके तो एफआईआर दर्ज करा नहीं सकते हैं। और यदि ये तमाम चीजें यदि आप फाइल करते हैं ना, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 226 में परिवाद का खारिज किया जाना यदि कार्रवाई करने के पर्याप्त आधार नहीं है, यदि मामला क्षेत्राधिकार का नहीं है, या और आपके जो कंसर्न डॉक्यूमेंट है वो, ध्यान रखिए, नहीं चल पाएगी। किसी कंपनी की कोई कार्रवाई नहीं चल पाएगी बशर्ते आपने प्रायर नोटिस भेजा हो, बशर्ते इनकी तरफ से जो मेन रूप से कहूंगा मैं, यूं नहीं कि हर डिमांड नोटिस का रिप्लाई दो, हर लोन रिकॉल का नोटिस दो, हर टेक्स्ट मैसेज के अंदर जो मैसेज आता है उसका रिप्लाई दो। कोई आपने प्रायर नोटिस दे दिया, उसकी डाक रसीद, उसकी डिलीवरी रिपोर्ट संभाल ली, तो आपने आर्बिट्रेशन का मैटर हुआ उसका रिप्लाई दे दिया, तो उन सब के जवाब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, वह आप देख सकते हैं। तो कोई कार्रवाई आपके खिलाफ नहीं चल पाएगी। बस बात यह भी है कि जिस भी एडवोकेट से आप बात करते हैं ना, उनको अपने नोटिसेस, अपनी डाक रसीद, अपने जो भी आर्बिट्रेशन जवाब, सेक्शन 25 जवाब, सेक्शन 138 जवाब, सारे भेजो। फोटो कॉपियां कह रहा हूं, ओरिजिनल नहीं, ये सारे भेजो। और एक बात है ना, एक मामले के अंदर ये एक कार्रवाई कर सकते हैं। अब ये सेक्शन 25 भी करेंगे, 138 भी करेंगे, और क्योंकि वो भी क्रिमिनल कंप्लेंट है और ये भी क्रिमिनल कंप्लेंट है, तो सारी चीजें कभी नहीं चल पाएगी। अब इन्होंने आपका आर्बिट्रेशन तो किया दिल्ली में और क्रिमिनल कंप्लेंट क्या कर रहे हैं कलकत्ता में, तो जाहिर सी बात है इनका केस खारिज होगा। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं, इस दुनिया का बेस्ट वकील कौन है? एक ऐसा वकील जो आपका केस कभी नहीं हारता है और वो जीतता है, तो वो लोग आप खुद हो, कोई दूसरा नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिए। भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 और 318 316 नॉन अवेलेबल है, आपको मालूम है, जिसमें जमानत के प्रावधान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इनको क्रिमिनल कंप्लेंट करने को मजबूर होना पड़ा। कारण ये है, इनको मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट क्यों फाइल करनी पड़ी? कारण है, थाने में एफआईआर दर्ज होती नहीं है। क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस है, और ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बातें सामने आती है। तो इसीलिए फर्जी पुलिस, फर्जी वकीलों के फ़ोन आते हैं और ये सारी चीज़ें होती है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। दूसरी बात ये भी ध्यान रखिए कि 316 और 318 का जब नोटिस आता है ना, तो आप उस नोटिस का जवाब जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट जरूर दो, और उसमें अपने प्रायर नोटिस का हवाला जरूर डालो। प्रायर नोटिस साथ में लगाना जरूरी नहीं है,
कई लोग कहते हैं ना रिकवरी एजेंट, कंपनियां किसी नोटिस का जवाब नहीं देती है, तो हम तुम्हारे आलतू फालतू नोटिस का जवाब नहीं देंगे। हम जवाब देंगे तो हम आर्बिट्रेशन का देंगे, हम जवाब देंगे सेक्शन 25 का देंगे, हम जवाब देंगे 138 एनआई एक्ट का देंगे, हम जवाब देंगे तो आर्बिट्रेशन सेक्शन 21 के बाद देंगे, 62 का भी नहीं देंगे। अरे हमको जो सही लगता है ना वो हम करते हैं। अब तुम ये टेक्स्ट मैसेज में लिंक भेज रहे हो, लोन डिमांड नोटिस, और उसमें 5 प्रकार की रेमेडी एक साथ लिख रहे हो कि आप हमारे सिविल स्कोर को भी प्रभावित करेंगे, आप 316 318 की भी कार्रवाई करेंगे, आप सेक्शन 25 की भी कार्रवाई करेंगे, आप 138 एनआई एक्ट की भी कार्रवाई करेंगे, आप आर्बिट्रेशन की भी कार्रवाई करेंगे, आप हमारे खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल करेंगे, आप हमारे घर पे रिकवरी एजेंट भी भेजेंगे, आप हमारी प्रॉपर्टियां भी अटैच कराएंगे, हम आप हमारे कॉन्टैक्ट पर कॉल करेंगे। क्या क्या करेंगे आप? किसी पर्टिकुलर एक कार्रवाई के लिए एक ही नोटिस होता है, लेकिन इन्होंने कुछ वकीलों के सिग्नेचर और स्टाम्प खरीद रखे हैं जिनके नाम से ठुका 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 करके भेज रहे हैं। यहाँ तक कि ये इतने मिस हो जाते हैं कि कभी कभी मैटर किसका होता है, बेचते किसको है। और आजकल कुछ एसबीआई के रिकवरी एजेंटों ने फिक्स कर दिया है कि नोटिस भेजते देखो तुम्हारे खिलाफ थाने में रिपोर्ट जा रही है। गजब कर रहे हैं। हीरो फिनकॉर्प ने दिल्ली के कुछ पुलिस थानों के लोगों को डॉक्यूमेंट भेजे, देखो हमने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट फाइल की है। अरे भाई कंप्लेंट फाइल की, हमको वहां से फोन आ जाएगा, तुम क्यों तनाव ले रहे हो? हमको हमारा बचाव करना, हम कर लेंगे, तुम तुम्हारा काम करो ना। मतलब इस तरीके से लोगों को डराया धमकाया जाता है कि लोग आज की तारीख में मजबूर हो चुके हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा साथियों, एक बात ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा वकील आप खुद हो। यदि आप मजबूत है ना तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती है। अरे भाई 316 क्या है? आपराधिक न्यास भंग। कौन सा आपराधिक न्यास भंग किया हमने? कौन सा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया? आपके और हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, हमने लोन लिया, एक निश्चित तारीख को ईएमआई कट के आपके खाते में जानी थी। जब तक हम सक्षम थे तब तक हमने पे किया, और अब अगर पे नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास एग्रीमेंट है, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट आप हमारे ऊपर कार्रवाई करो। और यदि कंपनियों के इन 316 इन 318 के परिवादों पर यदि मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले और इनमें अगर जेल की सजाएं होने लगे तो कलकत्ता के अंदर क्या इतनी जगह है कि सारे कैदी वहां रख पाओगे? संभव ही नहीं है। और आज तक किसको कंपनी के मैटर में 316 318 फाइल करने के बाद किसको जेल हो गई है? सेक्शन 25 के मैटर में किसको जेल हो गई है? कल परसों मुझे किसी व्यक्ति ने एक चेक बाउंस का मैटर भेजा और अखबार की खबर भेजी। अब वो अखबार की जो खबर थी ना साथियों, वो पूरी तरीके से पेड थी, पूरा पेड वर्जन था जो उन्होंने करवाया हुआ था। तो मैं आपको एक ही बात कहूँगा, इन चीज़ों के लिए आपको कभी भी कतई भी ज़्यादा तनाव लेने की कतई आवश्यकता नहीं है। अपने नॉलेज को अपडेट रखें। और एक बात कहता हूँ मैं, अपने वकील खुद बने। क्यों कहता हूँ मालूम है? कट कॉपी पेस्ट वाले वकीलों से मिलोगे, वकील तो कभी गलत होते ही नहीं है, लेकिन वैसे लीगल एक्सपर्ट से मिलोगे, कोई नतीजा नहीं मिलना है। कल के वीडियो में बताया मैंने, आर्बिट्रेटर को जवाब देना, जवाब दे रहे कंपनियों को। आपके पूरा नाम पता आपको आइडेंटिफाइड ही नहीं किया, कंपनी का नाम पता एड्रेस पूरा लिखा ही नहीं, कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस कॉर्पोरेट ऑफिस को लिखा ही नहीं, बस एक नॉर्मल नोटिस बना के दे देते हैं। इसीलिए खुद के वकील खुद बनो। आज एक अच्छे वकील से मुझे हमारे एक क्लाइंट मिले, उनके मल्टीपल लोन थे। वो कहे सर हम दिल्ली के अंदर वकील ढूंढा, तो वो कहते हैं कि महीने की जो फीस होगी हमारी 2.5 लाख रुपए होगी आपके लोन के मैटर में। ये बात अलग है, उनके 40 लाख के लोन थे। कोई कहता है मेरे महीने के 1.5 लाख है। उन्होंने सबसे कमजोर पार्टी ढूंढने की कोशिश की कि मैं कुछ सबसे सस्ता वकील कौन सा होता है मैं ढूंढूं। उन्होंने भी महीने के कहे खर्चा 50,000 रुपये, 50,000 रुपया महीना लगेगा, तुम्हारे मैटर हम देखेंगे। अरे भाई हम तो पहले ही लोन डिफॉल्टर है, हमारे पास पैसा होता इतना तो क्या हम लोन डिफॉल्ट होने देते? ये स्थिति पैदा नहीं होती, ये माहौल ही क्रिएट नहीं होता।
तो ऐसी स्थिति के अंदर अपने वकील खुद बनो। जैसे कि एग्जांपल में अगर आप मुझे कहोगे कि सर ये मेरा नोटिस तैयार करना है, तो जाहिर सी बात है, एक बिजी शेड्यूल है, कोर्ट की वर्किंग है। आप ऑनलाइन सर्च करके देख लीजिए, मेरे नाम से 1000 से अधिक केस आपको रजिस्टर्ड मिलेंगे एडवोकेट नरेंद्र जोशी के नाम से उदयपुर ई कोर्ट पर। और उसमें भी बता दूं मैं आपको, वो जुडिशियल कोर्ट के आते हैं, उसमें फैमिली कोर्ट के नहीं आते हैं, पीएलए के नहीं आते हैं, कंज्यूमर कोर्ट के नहीं आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट के नहीं आते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक सक्सेसफुल एडवोकेट कभी भी आपका 500, 1000, 2000 रुपये में कोई नोटिस नहीं बनाएगा, नहीं लेगा। और कोई 500, 1000, 2000 में आपका काम ले लेता है ना, तो समझ लो वो कट कॉपी पेस्ट है, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए अपने वकील खुद बनो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो। अब मान लीजिए 316, 318 का आपको समन आ गया और अब आपको सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। अब आपके पास है क्या? कुछ भी नहीं। जब आप खुद भेजोगे ना, तो ओरिजिनल डाक रसीदें आपके पास होगी, जवाब की कॉपी आपके पास होगी, ट्रैकिंग रिपोर्टें आपके पास होगी, आपको जितने मेल पे नोटिस आए वो आपके पास होंगे, जितने फर्जी नोटिस आपके पास आए वो आपके पास होंगे, जितनी कॉल रिकॉर्डिंग आपके पास थी वो सारी कॉल रिकॉर्डिंग थी। ये पूरा एक जखीरा है, जखीरा, जो आपके ऊपर केस को दर्ज ही नहीं होने देगा। और मान लीजिए किसी कारण से आपके ऊपर केस दर्ज हो गया और आप नहीं पहुंच पाए, मैं खुला कहता हूं, कोर्ट का प्री कॉग्निजेंस नोटिस आया, 1000 किलोमीटर दूर है, पैसा है नहीं, कोई वकील साहब आप कर नहीं पाए। ऐसी स्थिति में आपके खिलाफ 316, 318 पर मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया, कॉग्निजेंस लेके आपको समन भेज दिया, समन पे नहीं गए, बेलेबल वारंट भेज दिया। अब बेलेबल वारंट पे भी अगर आपने जमानत करा ली, कोर्ट की ऑर्डर शीट निकाली और अपने पास जो पुराने तमाम आधार थे उन तमाम आधार पर आपने रिवीजन फाइल कर ली, आप हाई कोर्ट चले गए, कौन सी कंपनी का केस टिक पाएगा बताइए? सुप्रीम कोर्ट के ये 2 जजमेंट, सतीश चंद्र रतनलाल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात और दीपक गावा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इस मैटर में क्लियर करती है। राजस्थान हाई कोर्ट का भी जजमेंट है, मैं मिस हो रहा हूँ कहीं ना कहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, राजस्थान हाई कोर्ट ऑर्डर लोन डिफॉल्ट मैटर में, एफआईआर रजिस्टर्ड के मैटर में। तो ये सारे क्रिमिनल कंप्लेंट हो, एफआईआर हो, इसमें खुला कह रखा है कि लोन का डिफॉल्ट होना एक सिविल राइट है, सॉरी सिविल डिफॉल्ट है, ये कोई क्राइम नहीं है। लेकिन आपको मालूम है कंपनियां क्यों करती है? क्योंकि सिविल में जाने के लिए लगती है कोर्ट फीस, लगता है टाइम। कोर्ट फीस कौन भरे साहब? जहां 1 रुपए के टिकट पे या 20 रुपए के टिकट पे या कहीं 50 रुपए के टिकट पे, हर स्टेट की अपनी अपनी एक अलग कोर्ट फीस है, वहां पर अगर केस फाइल हो रहा है ना, तो वो क्यों सोचेंगे कि हम सिविल केस करें? सिविल केस में कहीं 10% फीस लगती है, कहीं 15% लगती है और उसमें भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। कारण कि इनके जो एग्रीमेंट है ना, कभी आप पोस्टमार्टम करना चाहो तो इनके एग्रीमेंट का पोस्टमार्टम करो, खुला एनबीएफसी का पोस्टमार्टम होता है। अभी मेरी, जैसे आपको एक बात बताऊं साथियों, पिछले 1 महीने से आर्बिट्रेशन का एक परफेक्ट रिप्लाई बनाने के लिए मैंने मेहनत की और उसका परिणाम मेंबरशिप चैनल पे आपको 57 मिनट का वीडियो मिला। एक ऐसा वीडियो जो शुरू से लेकर अंत तक, यदि किसी ने वैसा जवाब बना लिया ना, घर का कोई चम्मच नहीं उठा सकता, चम्मच, दावा करता हूं। तो ऐसे यूनिक कंटेंट, वैसे एक बात बताऊं, मेंबरशिप 26 जनवरी को शुरू हुई और अभी 26 फरवरी आई नहीं है, लेकिन जहां पर मेंबरशिप पे लोग 15 दिन में 1 वीडियो डालते हैं या महीने में 2 वीडियो डालते हैं, वहां मैंने वीडियो की बाढ़ लगाई हुई है। क्योंकि मैं जानता हूं कि जो मार्च का महीना आ रहा है ना, उसमें आपको सारे ब्रह्मास्त्र चाहिए और वो सारे ब्रह्मास्त्र डाल रखे मैंने मेंबरशिप चैनल पे। और इन क्रिमिनल कंप्लेंट्स मैटर में भी, इन सेक्शन 25 के मैटर में भी, 138 एनआई एक्ट के मैटर में भी मैं ऐसा ही जखीरा तैयार कर रहा हूं। यानी कि ये आपको मानना पड़ेगा कि इन तैयारियों में हमको 10-10, 15-15 दिन का टाइम लगता है। तो ऐसा ही क्रिमिनल कंप्लेंट का एक और नोटिस ड्राफ्ट
आपको मिलेगा मेंबरशिप चैनल पे। आपको लगता होगा कि 7-8 दिन क्यों लगते हैं। साथियों, लगता है वक्त। यदि आप एक यूनिक कंटेंट देना चाहते हो तो उसकी तैयारी करनी पड़ती है, हजारों किताबें सर्च करनी पड़ती है, हजारों कैश फ्लोज देखने पड़ते हैं, कानून की धाराओं में बखूबी अंदर घुसना पड़ता है, तब जाके हम बता पाते हैं आपको एक जवाब। और वो एक जवाब ऐसा कि चेंजेस ऊपर करना है, नीचे का फॉर्मेट फिक्स। लेकिन वो भी मैं टॉपिक बना लेता हूं और बोल देता हूं, आप अपनी भाषा में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो साथियों, 316 और 318 के नाम पे इन एनबीएफसी कंपनियों ने इतनी गत बिगाड़ रखी है ना। 316 318 में यदि आपको किसी और स्टेट का है, सेक्शन 25 में किसी और जगह का है, आर्बिट्रेशन में किसी और का जगह का है ना, तो आरबीआई को सीधे कंपनी के साथ कंप्लेंट फाइल करो कि कंपनी द्वारा मात्र हरेसमेंट करने के लिए इस प्रकार के एक्ट किए जा रहे हैं। और देश के हजारों लाखों लोन डिफॉल्टर जब अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, ये नहीं कि मेरी तरह आवाज बुलंद करो, आप मेल पे मेल करो, आरबीआई को सीसी में रखो, क्या बदलाव नहीं आते हैं? बदलाव हमसे है, बदलाव हमसे है क्या। वैसे आज लाइव जुड़ना था आपसे, भारत पाकिस्तान के मैच के कारण संभव नहीं हो पाया। साथियों, इसीलिए ध्यान रखो, प्रायर नोटिस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बेईमानी का आशय यदि आपका होता, धोखाधड़ी का आशय यदि आपका होता, तो आप प्रायर नोटिस नहीं भेजते। क्योंकि प्रायर नोटिस में आप कह रहे हो कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते मैं लोन डिफॉल्ट हुआ और मुझे सिर्फ ये राहत चाहिए, मैं लोन भरने को तैयार हूं, लेकिन मुझे इतनी राहत चाहिए। और ये आपका नोटिस चला जाना चाहिए, ये सारी कार्रवाइयां होने से पहले, सेक्शन 25 से पहले, आर्बिट्रेशन से पहले। भले डिमांड नोटिस आ गया है, आप भेज सकते हो, ये आपका अधिकार है। और साथियों, एक बात और आती है, कल मुझे किसी व्यक्ति ने रात को फोन किया और पूछा कि सर, आर्बिट्रेटर बिना फाइनल अवार्ड किए क्या हमारी सैलरी को अटैच करा सकता है, क्या हमारी अकाउंट पे लीन लगा सकता है? तो साथियों, एक बात बताओ, आर्बिट्रेशन का नोटिस आया, वो कह रहे हैं कि सर, हमने ये सुना कि बिना एग्जीक्यूशन हुए बैंक या एनबीएफसी बैंक अकाउंट को लीन नहीं कर सकती है। साथियों, गलत जानकारी, पूरी तरह गलत जानकारी, अनुभवों से भरपूर, किसी के तुनीर में उतने वाण नहीं जितने हमारे पास ब्रह्मास्त्र है। और उन्हीं अनुभवों के आधार पर मैं आपको बताता हूं, यदि आपका क्रेडिट कार्ड जिस बैंक में है, उसी बैंक में यदि आपका कोई मॉर्गेज लोन है, तो वो लोन आपका क्रेडिट कार्ड भी सिक्योर्ड है। यदि किसी बैंक में आपका अनसिक्योर्ड लोन है और उस बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है, बैंक को कोई परमिशन नहीं चाहिए आपके अकाउंट को लीन करने की। ध्यान रखिएगा, किसी बैंक में आपका सैलरी अकाउंट है, उसी बैंक में आपका लोन है, बैंक को कोई आर्बिट्रेशन अवार्ड नहीं चाहिए उसके लिए, वो एक मिनिमम अमाउंट का लीन लगा देंगे और वो अमाउंट आप निकाल नहीं पाओगे। और यदि किसी दूसरी बैंक में आपका लोन है, किसी दूसरी एनबीएफसी में आपका लोन है, और यदि बैंक खाता किसी और बैंक में है जहां से ईएमआई कटती है, आर्बिट्रेशन का नोटिस आया, सेक्शन 21 आया, 12 का आया, जवाब फाइल करने का आया, लेकिन आपने एक बार भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, सेक्शन 17 का ऑर्डर पास कर देंगे, सेक्शन 17 का ऑर्डर पास कर देंगे। और ये सेक्शन 17 का ऑर्डर पास करने के बाद आपके बैंक को भेज देंगे और आपका बैंक आपका अकाउंट होल्ड कर देगा। उसके लिए फाइनल ऑर्डर की आवश्यकता नहीं है, किसी एग्जीक्यूशन की भी आवश्यकता नहीं है।
सेक्शन 17 के अंदर आर्बिट्रेशन एक्ट में इंटरिम अवार्ड के साथ रिसीवर का भी प्रोविजन है। इसीलिए अगर जवाब नहीं दोगे ना तो गलती आपकी है। यदि आपके मल्टीपल लोन डिफॉल्ट है तो मैं कह रहा हूं कि कल हमारा जो वीडियो पोस्ट हुआ ना, आर्बिट्रेशन का जवाब बना के अपनी पेन ड्राइव में रख लो। केवल टू चेंज करना है, सब्जेक्ट चेंज करना है, डेट डालनी है। ऐसा परफेक्ट रिप्लाई दिया है कि दावा करते हैं कि आपके घर से कोई चम्मच नहीं उठा सकता है। लेकिन कोई ये कहता है कि बिना आर्बिट्रेशन को एग्जीक्यूट कराए आपके अकाउंट को होल्ड नहीं किया जा सकता है, तो कह दूं मैं आपको कि सेक्शन 17 के ऑर्डर पर बैंकें होल्ड कर देगी। और यदि आपने प्रॉपर जवाब दिए हैं और बैंक ने अगर होल्ड किया है ना, तो उन जवाबों की कॉपी आप बैंक को भेज के, माननीय हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, आप बैंक को नोटिस दे सकते हो, बैंक को पीएलए में खींच सकते हो, कंज्यूमर कोर्ट में खींच सकते हो, आप आपकी बैंक से हर्जाना वसूल कर सकते हो। क्योंकि वहां जो अवार्ड इंट्रीम हुआ वो इलीगल हुआ, आपकी आपत्ति पर हुआ, तो ये चीज आप कर सकते हो। और एक बात और, क्या कई बार क्या होता है कि रिकवरी एजेंट आते हैं और हमें कहते हैं कि आप लोन नहीं भरना चाहते हो तो एक काम करो, हम आपको एक लेटर देते हैं, उस लेटर के अनुसार डिटेल भर के आप बैंक से सेटलमेंट मांगो। अरे आपको कहाँ सेटलमेंट मांगने की जरूरत है? पैसा वो मांग रहे हैं, टेंशन उनको होनी चाहिए, चिंता उनको होनी चाहिए, वो खुद सेटलमेंट का ऑफर करेंगे। आप क्यों तनाव ले रहे हो? क्योंकि आप अक्सर पूछते हो सर मैं कितने का ऑफर डालूं, कितने का ऑफर डालूं। मत सोचो ऐसा, बैंक खुद ब खुद सेटलमेंट करेगी और आप जहां बैठे हो ना वहां आपसे कांटेक्ट कर लेगी। आप ये तनाव लो ही मत कि बैंक आपसे कैसे कांटेक्ट करेगी, वो खुद ब खुद कर लेगी। ये बड़े एक अलग बीमारी है, माफ़ी चाह रहा हूँ, मेरे बैक पेन का इशू है। एक बड़ी बीमारी है, कई लोन डिफॉल्टर की सब प्रायर नोटिस भेज दिए और कंपनियां उनको कॉल नहीं कर रही है, रिकवरी एजेंट घर नहीं आ रहे हैं, तो बार बार एक चीज कहते हैं, अरे सर ये कंपनियां नहीं आ रही है, रिकवरी एजेंट घर नहीं आ रहे हैं, सर ये नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं। साथियों एक बात कहूं, आपने अगर प्रायर नोटिस भेजे हैं और कंपनियां यदि होल्ड ऑन हुई है ना, तो ये आपके प्रायर नोटिस का कमाल है। थोड़ा सा नहीं आ रहे ना तो खुश रहो ना, जिंदगी के जितने दिन अच्छे से गुजर रहे हो ना, गुजारो ना, क्यों तनाव ले रहे हो? दूसरी बात, कई लोग कहते हैं कि सर मैंने प्रायर नोटिस भेज दिया फिर भी रिकवरी एजेंट घर आ रहे हैं। अरे उनका तो काम है आना, आप अपने इंटीमेशन लेटर को यूज करना सीखो कि उसको यूज कैसे करते हैं, उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं। आप कभी उस भाषा को तो पढ़ो, आपने क्या लिखा है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि इंसान का सबसे बड़ा वकील वो खुद है, उसका सबसे बड़ा वो योद्धा खुद है। अगर आपने किसी को कह दिया कि मेरे घर पे आप पैर रख के दिखा दो, मेरे पड़ोसी और मैं मिलकर तैयार है तेरे लिए, कभी कोई नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखो। और यदि कोई रिकवरी एजेंट हरेसमेंट कर रहा है ना, तो हमने एक एनबीएफसी मेल रिकवरी एजेंट की गाइडलाइन की डाल रखी है, आप उसके साथ अपने कंटेंट जोड़ो और मेल करो। अब एक बात देखिए, आपने जिन जिन लोगों ने उस एनबीएफसी कंपनियों को मेल किया है ना, कंपनियां जवाब ही नहीं दे पा रही है, बोलती बंद हो गई है। वो कहती है आपके घर पे कौन आया, उसका नाम दो, मोबाइल नंबर दो। अरे भाई तुम्हारे लोग हैं, तुम दो, हम क्यों दे? तो साथियों एक बात मैं कहूँगा कि जिन्होंने प्रायर नोटिस भेजा, इंटीमेशन लेटर बनाया, रिकवरी एजेंट नोटिस बनाया, सेक्शन 25 सेक्शन 138 का रिप्लाई दिया और आर्बिट्रेशन का एक परफेक्ट रिप्लाई दिया, उनके लोन सेटलमेंट होते हैं कम राशि में। साथियों मार्च का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे जितने भी साथी ये वीडियो देख रहे हैं ना, मैं कहता हूँ कि आप में से 80% लोग निपट जाएंगे। निपट जाएंगे मतलब ये मत समझना दुनिया से निपट जाएंगे, कभी कभी कोई गलत अर्थ भी निकाल लेते हैं आप। तो ये कहूँगा कि इन तनावों से निपट जाएंगे। और एक बात और कहना चाहूँगा, कल हमारे बिग बी बड़े भाई साहब के बर्थडे पर तमाम जिन साथियों ने हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज के रूप में
यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में, वीडियोस के कमेंट्स में, जिन्होंने भी उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, इस छोटे भाई की तरफ से, एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट की तरफ से और स्वयं उनकी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, अभिनंदन। एंड चावला साहब, थैंक यू सो मच। मुझे कल लेट मालूम पड़ा क्योंकि मैं जल्दी निकल चुका था कि आपने अपनी मोहब्बत में ऑनलाइन केक ऑर्डर करके आपने केक भिजवाया। आपकी इस मोहब्बत के लिए, आपके इस प्रेम के लिए हम आपके तहे दिल से आभारी हैं। हम सिर्फ आपसे कुछ भी नहीं चाहते। ये मजबूरी है, कॉल बुकिंग है, ये मजबूरी है, मेंबरशिप है, लेकिन ये मजबूरी क्यों है इस बात को आप भली भांति समझ सकते हैं। जहां लोन डिफॉल्ट के मामलों में महीने की फीस तय की जाती है, पूरे पैकेज तय किए जाते हैं, हर नोटिस की एक फीस डिसाइड की जाती है, वहाँ हम कॉल बुकिंग के अंदर आपको जो गाइडेंस देते हैं वह अपने आप में अनुकरणीय है यदि आप मानो तो। संडे लाइव स्पेशल, मेंबरशिप स्पेशल लाइव आपके लिए वो यूनिक कंटेंट होता है जिस कंटेंट से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है, डराने की ज़रूरत है, अपने अधिकारों को जानने की ज़रूरत है। अगर आपको एक कमेंट देखना है ना कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो हमारे ही एक वीडियो पर करीब 9.25 करोड़ व्यू है। उस वीडियो पे जाइए और देखिए कि एजुकेशन की पावर क्या होती है। साथियों, आज लाइव आपके सामने नहीं आ सका, लेकिन पूरी कोशिश की कि इस वीडियो के माध्यम से मैं उसी रूप से आपसे रूबरू हूँ जिस तरीके से होता आया हूँ, और यही कारण है कि आज का वीडियो बड़ा हमारा लंबा बना। तो साथियों, वीडियो को समाप्त करने से पहले एक और संक्षिप्त बात कहना चाहूँगा। आपको सेक्शन 25 का नोटिस आए, आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आए और आपको क्रिमिनल कंप्लेंट का नोटिस आए, इससे पहले आप अपना प्रायर नोटिस बनाइए। आप अपना प्रायर नोटिस थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट भेजिए। कल के वीडियो में मैंने डिटेल बताई थी कि किस तरीके से बता सकते हैं। और एक बात और, कई लोगों का सवाल रहता है कि सर कॉल बुक कैसे करें। सिंपल सा प्रोसेस है। हमारे डिस्प्ले पर जो नंबर आपको दिख रहा है, कंटेंट में जो आपको नंबर मिल रहा है, या फिर वीडियो के टाइटल में आपको जो मोबाइल नंबर दिख रहा है, वहाँ आप केवल कॉल बुक लिखकर टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए। सारा प्रोसेस की जानकारी आपको दी जाएगी। एक बार और कह दूं, कॉल बुक का मतलब होता है 100% गाइडेंस। एक गाइडेंस मिलता है आपको हमारी तरफ से 100%। किस तरीके से प्रायर नोटिस बनता है, किस तरीके से इंटीमेशन लेटर, किस तरीके से आर्बिट्रेशन नोटिस, किस तरीके से क्रिमिनल कंप्लेंट, किस तरीके से रिकवरी एजेंट को निपटे, ये सारे फार्मूलों की जानकारी आपको दी जाती है ताकि आपके मन में कोई गलत ख्याल ना आए, तनावों से बाहर निकल पाया और अपने अधिकारों को आप अच्छी तरीके से समझ पाए, उनको यूटिलाइज कर पाए। ये भी बता दूं, संडे कॉल ऑफ रहते हैं। कॉलिंग टाइम शाम 6 से 10 केवल और केवल सोमवार से शनिवार रहते हैं। आपका कोई छोटा क्वेश्चन है, फोन नहीं लग पाए, व्हाट्सएप पे आपने बोल के वॉइस क्लिप भेज दी, आपको वॉइस क्लिप पे जवाब मिल जाएगा। आपको कोई नोटिस आया है, नोटिस का जवाब देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्या करना चाहिए, सिर्फ व्हाट्सएप कर देने पर ही व्हाट्सएप पे जवाब मिल जाएगा 24 घंटे के भीतर। ये उम्मीद तो आप मत करना कि तुरंत जवाब मिल जाएगा। 24 घंटे के भीतर हम कोशिश करते हैं कि आपके सवालों का जवाब आपको मिल जाए। साथियों, ध्यान रखिए, अगर मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार है ना, तो आपके लिए कॉल बुकिंग महत्वपूर्ण है। जहां किस तरीके से लोन के दलदल से बाहर निकले, किस तरीके से इन एनबीएफसी कंपनियों के झूठे केसेस से, जी हाँ बिल्कुल झूठे केसेस ही कहूँगा, जहाँ फर्जी वकील बन के नोटिस भेजते हैं, फर्जी वकील पुलिस के नाम से फ़ोन आते हैं, साइबर क्राइम के नाम से कॉल आते हैं, आर्बिट्रेशन का हरेसमेंट होता है। ऐसे ऐसे बेशर्म आर्बिट्रेटर बैठे हैं कि उनको ऑब्जेक्शन जाने के बाद भी केवल और केवल अपनी फीस के लिए बार बार नोटिस भेजते रहते हैं, जिसे सांप डंक मारता है।
लेकिन भूल गए भक्त उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त है महाकाल का, सॉरी काल उसका क्या बिगाड़े। तो ऑलरेडी जब आपको पर्याप्त नॉलेज है और एक मल्टीपल रिप्लाई अगर आप अपने पास रेडी रखते हैं ना, आर्बिट्रेशन के 4 नोटिस आए या 5 नोटिस आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने नोटिस बना के रख दिए ना, तो भेजने का खर्चा क्या है, 26 रुपीज ओनली थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट। फिर साथियों कहूँगा, ये मेल के चक्कर में मत पड़ना। कई लोग कहते हैं मेल कर दो, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। और खुद के वकील खुद बने, ये ध्यान रखें। ये बात जरूर है कि चाहे प्रायर नोटिस हो, सेक्शन 25 रिप्लाई हो, 138 रिप्लाई हो और आर्बिट्रेशन रिप्लाई हो, ये सारे के सारे रिप्लाई जो है लीगल एक्सपर्ट की राय से बनाने चाहिए, लेकिन अपने नाम से भेजने चाहिए। और आर्बिट्रेशन के मैटर में कभी भी वकील साहब के द्वारा जवाब नहीं जाता है साहब, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। अगर वकील साहब आर्बिट्रेटर के सामने जाएंगे ना, तो उनको वकालतनामे के सामने जाना पड़ेगा, क्योंकि आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल जो आर्बिट्रेटर की प्रोसीडिंग कर रहा है, वो अपने आप में एक पावर लेके बैठा हुआ है कि उसका जो अवार्ड होगा ना, वह सिविल न्यायालय के अंदर एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूट होने के लिए आएगा, और उसी अवार्ड से पुलिस बल मिलता है और आपका मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच की जाती है। लेकिन अगर आपने टाइमली रिप्लाई दे दिया ना, तो यकीन मान के चलना, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। कोई एनबीएफसी कंपनी आपके खिलाफ, वैसे अधिकार क्या है, एनबीएफसी कंपनी आपके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जा सकती है, वह पीएलए में नहीं जा सकती है, और इन दोनों में आप जा सकते हैं। वो लोक अदालत में जा सकती है, अपना केस फाइल किया, आप नहीं गए, केस खत्म। आपको समन आया किसी कारण से, आप नहीं गए, केस खत्म। लेकिन वो कार्रवाई क्या कर सकती है, सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट, आर्बिट्रेशन और लास्ट एक क्रिमिनल कंप्लेंट। तो आज के वीडियो में मैंने एक ब्रीफली ज्ञान आपको देने की कोशिश की, एक पूरा अपडेट देने की कोशिश की कि किस तरीके से आप अपने मैटर को डील करते हुए आप प्रायर नोटिस भेजकर इन सारे मैटर में अपना डिफेंस कर सकते हैं। साथियों ध्यान रखिएगा, चाहे आर्बिट्रेशन का जवाब हो, चाहे सेक्शन 25 या सेक्शन 138 एनआई एक्ट, या चाहे क्रिमिनल कंप्लेंट के मैटर में भी, हर नोटिस के का एक ही जवाब, पहला जवाब प्रायर नोटिस होता है। क्योंकि कोई भी कंपनी आपको प्रॉपर रिप्लाई कभी नहीं देती है। कोई कंपनी रिप्लाई देती है, डॉक्यूमेंट दे भी देती है ना, तो उन डॉक्यूमेंट को ध्यान से देखो, उसके अंदर स्टेटमेंट नहीं मिलेंगे, आपका लोन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिलेगा, आपके लोन की प्रोसीडिंग नहीं मिलेगी, आपको लोन जो ट्रांसफर किया ना उसका स्टेटमेंट नहीं मिलेगा, आपके रेफरेंसेस की डिटेल नहीं मिलेगी, आपकी अगर प्रॉपर्टी की बात करें, आपकी सर्च रिपोर्ट, वैल्यूएशन की रिपोर्ट नहीं मिलेगी, लीगल रिपोर्ट्स नहीं मिलेगी, आपने जो लोन लेने के लिए जो बीमा कराया ना, उस बीमा पॉलिसी नहीं मिलेगी। कहने का मतलब, मेरा कहना यह है कि यदि आपने लोन की पूरी फाइल मांगी है ना, कोई कंपनी आपके नोटिस के पूरी पालना कर ही नहीं सकती है, कोई कुछ भी पालना नहीं कर सकती है। लेकिन आपका प्रायर नोटिस ऐसा होना चाहिए, आपका जवाब ऐसा होना चाहिए। इसीलिए हर बार कहते हैं कि दुर्योधन भी सलाह लिया करता था, लेकिन किसकी लिया करता था, एक पासेबाज की, एक पासे के खिलाड़ी की, जिसके पासों के खेल में भी षड्यंत्र था। लेकिन उस मामा शकुनी की सलाह ने कुरुवंश का नाश कर दिया, और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण, छल तो उन्होंने भी किया, रन छोड़ तो वो भी कहलाए। कहाँ भागना है, कहाँ बचना है, और कहाँ सूर्य को रोक देना है, कहाँ पितामह भीष्म को अस्त्र विहीन कर देना है, कहाँ आचार्य द्रोण को शस्त्र त्याग करवा देना है, किस तरीके से कर्ण को वीर गति पहुंचाना है, किस तरीके से लाक्षाग्रह, कितनी बातें, वो सारी बातें। छल तो वहां भी था, षड्यंत्र तो वहां भी था, लेकिन वो षड्यंत्र बचाव के लिए था, धर्म के लिए था, तो वहां पर ये चीज सार्थक होती है। साथियों मैं यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो का जो पूरा मकसद है, वो कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ ये है कि यदि आप किसी की सलाह लें, तो आपका सलाहकार मामा शकुनी ना हो, भगवान श्री कृष्ण जैसा हो, आपका सारथी हो।
इन तमाम बातों के साथ में ये कहना चाहूँगा कि कई लोग जोला छाप डॉक्टर होते हैं ना, वैसे जोला छाप लोगों पे बिलीव करते हैं। मैंने देखा है कुछ लोग सेटलमेंट वालों की एजेंसियों के संपर्क में आ जाते हैं और मुझे कुछ लोगों ने उनकी मेल भेजी। मैं बड़ा ताज्जुब हुआ कि मेल क्या भेज रहे हैं सेटलमेंट के लिए। अरे भाई, सेटलमेंट आपका अधिकार नहीं है। सेटलमेंट बैंक तब करेगा जब बैंक को लगेगा कि मेरा पैसा डूब चुका है और ये पैसा येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद किसी नीति से नहीं आना है। रिकवरी की कोशिश भी कर ली, रिकवरी एजेंट हरेसमेंट भी कर लिया, होम विजिट भी कर लिया, सेक्शन 25 कर लिया, 138 एनआई एक्ट कर लिया, आर्बिट्रेशन की कार्रवाई कर ली, क्रिमिनल कंप्लेंट की कार्रवाई कर ली, और इन तमाम कार्रवाई के बाद भी यदि पेमेंट की रिकवरी नहीं हुई ना, तभी मजबूरी में करती है कंपनियां सेटलमेंट। और एक बात बताऊं, मार्च का महीना चल रहा है और मेरे ऐसे कई तमाम साथी हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि वो स्वीकार नहीं करते हैं कि उन्होंने उनकी राशि का सेटलमेंट कितने पे किया, बताना नहीं चाहते हैं। मैं उनको कहूंगा कि आपके सेटलमेंट का परसेंटेज लोगों को यह दिखाता है कि कंपनियां सेटलमेंट करती है। तो साथियों, एक ही बात कहूंगा, तमाम तनावों से मुक्ति ले, अपने मन में गलत ख्याल न लाए। और एक बात कहूं, कई लोग फ़ोन करते हैं, सर मुझे प्रायर नोटिस भेजना है, कृपया प्रायर नोटिस का फॉर्मेट भेजिए। साथियों, एक बात बताऊं, खुले रूप से कहूंगा, जो पंडित होता है ना, वो बिना कुंडली देखे, ज्योतिषी जो होता है बिना हाथ की लकीरें देखे, बिना माथे की सलवटें देखे, डॉक्टर बिना नब्ज देखे क्या प्रॉपर सॉल्यूशन दे पाएंगे? मैं भी आपको कहता हूं कि कोई व्यक्ति आपको यह कहे कि कितने का लोन है, 25 लाख का लोन है, ओके, लोन अकाउंट नंबर भेज दो, आपका नोटिस बना देंगे। अरे घंटा बना देंगे? अरे भाई, ये तो देखना पड़ेगा कि सामने वाले का नाम क्या है, उसने कौन सी बैंक से लोन लिया है, कितनी एनबीएफसी है, उनके क्रेडिट कार्ड कितने समय के पुराने हैं, कितनी ईएमआई वो भर चुके हैं, कितनी ईएमआई डिफॉल्ट है, कितना पेमेंट मूल जा चुका है, कितना ब्याज जा चुका है, कौन सी कंपनियों का मिजाज क्या है। मैं ढेरों कंपनियों के मैटर में पैनल लॉयर का काम कर चुका हूं। मैं डायरेक्टली कमिटमेंट के साथ बताता हूं कि ये कंपनी इतनी राशि में सेटलमेंट करती है, ये कंपनी इतनी राशि में सेटलमेंट करती है, ये कंपनी टफ है, इस कंपनी की रिकवरी टफ है, ये इस प्रोसेस तक जाती है और ये 2 महीने के अंदर सेटलमेंट कर लेगी। तो जब तक कोई व्यक्ति आपके लोन की डिटेल को पूरी नहीं समझे, ए टू जेड नहीं समझे, एक चार्ट को एनालिटिक्स नहीं करे, किस तरीके से कोई व्यक्ति आपको सजेशन दे सकता है? साथियों, किस तरीके से दे सकता है? तो कोई अगर ये कहता है कि आप लोन का अकाउंट नंबर भेज दो, हम नोटिस भेज देंगे, कभी नहीं, कभी नहीं, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। प्रायर नोटिस के भी 4 फॉर्मेट होते हैं, 4 फॉर्मेट। बिजनेसमैन के लिए अलग होता है, सरकारी नौकरी के लिए अलग होता है, प्राइवेट आदमी के लिए अलग होता है, और चौथा प्रेसेस जो मल्टीपल यूज होता है। 4 प्रकार के प्रायर नोटिस बनते हैं। व्यक्ति के जो लोन की डिटेल्स होती है, उसका जो बिजनेस होता है, उसका जो प्रोफेशन होता है, उसके आधार पर प्रायर नोटिस डिपेंड करता है कि उसके मैटर को देख के डिसाइड किया जाता है कि इसका कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए। सेम यही बाकी चीज़ों में भी लागू होता है। ये बात अलग है कि आर्बिट्रेशन के एक फिक्स फॉर्मेट है, अकॉर्डिंग टू उस फॉर्मेट चलना है, लेकिन उसके लिए भी व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। इसीलिए साथियों, एक बात कहूंगा, जोला छाप से दूर रहो। और ये जो एक सेटलमेंट एजेंसी है ना, महीने के इतने पैसे दो, कॉल फॉरवर्डिंग होगी, आपके घर पे 99% रिकवरी एजेंट नहीं आएगा, पर वो 1% तो आएगा ना, 1% तो आएगा। आप कॉल फॉरवर्ड करा रहे हो, कभी आपने कॉल रिकॉर्डिंग मंगवाई है सुनने के लिए कि क्या बात की जाती है? साथियों, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, आप ऑलरेडी परेशान हैं, एक नई किस्त शुरू मत कीजिए, एक नई किस्त शुरू मत कीजिए। मानता हूं कॉल बुकिंग के अंदर आपको हमसे जुड़ना होता है, वो भी आपके लिए दिक्कतों की बात हो सकती है, लेकिन ये देखिए कि कॉल बुकिंग के अंदर आपको किस प्रकार की सर्विसेज मिलती है।
सोमवार से शनिवार आपको किस प्रकार की राहत दी जाती है। आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई प्राप्त होते हैं, वॉइस चैट में आपसे बात होती है, आप व्हाट्सएप स्टेटस देख सकते हो, पर्टिकुलर कोई विशेष चीज़ है तो आपको अलग से भेजी जाती है। और आज जैसे आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट बताए मैंने आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट। क्या आज तक भारतीय न्याय संहिता की 316, 318 पर कोई वीडियो ऐसा बना? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आज हम ये वीडियो लाइव करना चाहते थे, लेकिन हम नहीं चाहते हैं आपके मनोरंजन के साथ भी खिलवाड़ हो, आपकी में कर्तव्य विमूढ़ हो कि किधर जाए, उधर जाए कि इधर जाए। और यही कारण है कि आज मेरे द्वारा ये जानकारी आपको दी गई। और इसी के साथ मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। बने रहे इसी प्रकार, यही प्यार मोहब्बत बनाए रहे। और किसी यूनिक कंटेंट पर यदि आप हमसे वीडियो चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। और आज लाइव नहीं कर पाए, लेकिन कोशिश ये है कि लाइव से बढ़कर जानकारी हम आपको दे पाए। बहुत जल्द हम आपके लिए वापस मेंबरशिप लाइव एंड जो नॉर्मल लाइव होती है उस लाइव पर आपसे जुड़ेंगे। अपने सवालों का जखीरा तैयार रखें, क्योंकि लाइव एक ऐसा मुद्दा होता है जहां हम उन तमाम लोगों से जुड़ते हैं जिनसे जुड़ना चाहे और नहीं जुड़ पाते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।